सेकंड वीडियो है जो कि है बजट पे। पिछला वीडियो जो हमने पेंगुइन पे डाला था वो काफ़ी लोगों ने देखा था, कमेंट्स भी किए थे अच्छे-अच्छे। और आज मैंने सोचा कि चलो बजट के बारे में एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि ये हर गवर्नमेंट जॉब का बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है बजट, जो कि 1 फरवरी 2026 को निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया था लोकसभा में। और ये बजट जो है 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मई 2027 तक के जो भी गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं या फिर रिसिप्ट्स हैं, जो खर्चे हैं या फिर जहाँ से प्राप्ति होगी, इन सब के बारे में बताया गया है। तो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो या कोई और भी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हो, बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। आपको कन्फ्यूज़न होता होगा कि बजट और मनी बिल में क्या डिफ़रेंस है? रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट का मतलब एग्ज़ैक्टली होता क्या है? पार्लियामेंट का क्या रोल होता है बजट में? तो आज की क्लास के बाद ये टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग एरिया बन जाएगा। हम इस लेक्चर में कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम अप्रोच प्लस प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे, ताकि आप डायरेक्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ या ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओ अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आता है तो। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे बजट के बारे में। और जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो अपना नोटबुक ज़रूर तैयार कर लें, और इसमें हम काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक बजट। तो बजट जानने से पहले हमें समझते हैं कि सबसे पहले, अभी आप बजट को भूल जाइए, हम सबसे पहले समझते हैं मनी बिल के बारे में। मनी बिल, तो मनी बिल क्या होता है? तो देखिए, आर्टिकल 110, सबसे पहले आर्टिकल 110 के तहत समझिए कि आर्टिकल 110 में डेफिनेशन दिया गया है मनी बिल के बारे में। तो मनी बिल क्या होता है? जिसमें मतलब ऐसे बिल जिसमें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर या रिसिप्ट्स का मतलब होता है प्राप्ति, गवर्नमेंट कहाँ से करना मतलब करने जा रही है, ये सब चीज़ें। तो इसको हम रखते हैं, ऐसे बिल को कहते हैं मनी बिल। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आर्टिकल 109, आर्टिकल 110, या आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आर्टिकल 112, ये 3 आर्टिकल मैंने लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 109 के तहत जो है मनी बिल का प्रोसीजर है। जैसे कि पार्लियामेंट में होता है ना, लोकसभा, राज्यसभा। तो लोकसभा और में या राज्यसभा में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो मनी बिल है, एक बिल जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया, तो उस बिल को मनी बिल तब होगा जब इसमें ये देखो डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, यानी कि मनी बिल किस कंडीशन में होगा? अगर उस बिल में टैक्सेशन या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में चीज़ें हों, या बोरोइंग ऑफ मनी के बारे में हो, या कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड के बारे में हो स्पेसिफिक, और जो स्पीकर है वो सर्टिफाई करता है फाइनली कि मनी बिल कौन सा होगा। अब सपोज कोई भी बिल ऐसा मनी बिल नहीं होगा, स्पीकर देखता है, समझता है, और स्पीकर के पास ही फाइनल पावर होता है कि कौन सा बिल मनी बिल है। और तो ये तो हो गया आर्टिकल 110 में डेफिनेशन कि कौन सा बिल मनी बिल है। और आर्टिकल 109 में वो प्रोसीजर लिखा हुआ है कि मनी बिल को आप कहाँ पे, मतलब लोकसभा में कर सकते हैं या राज्यसभा में कर सकते हैं इसको पेश। तो सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में ही। अगर आप ये पूछेंगे कि सर लोकसभा में तो हो सकता है, ठीक है, राज्यसभा में डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 109 में लिखा हुआ है। और उसके बाद ये मनी बिल जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से जो है होके गुजरता है, जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। सबसे पहले मनी बिल, तो चलो पहले ये स्लाइड देखो, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा को 14 दिन के अंदर अंदर इसको बिल को जो भी चीज़ इस पर बस रिकमेंडेशन दे सकता है। इसके पास कोई भी पावर नहीं होती है राज्यसभा के पास कि कुछ इसको अमेंड कर सके, रिजेक्ट कर सके, कोई भी पावर नहीं होता सिवाय एक एडवाइजरी के, ठीक है। तो ये आप समझ, नो अमेंडमेंट्स बाय राज्यसभा, वही लिखा हुआ है इसमें। आर्टिकल 110 के बारे में समझ गए। और आर्टिकल 112 हमारा है, जो कि ये है, ये आर्टिकल जो है ये आता है हमारा बजट के बारे में बताता है। ये आता है बजट। तो बजट जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी वर्ड मेंशन नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है फिर बजट के लिए? तो बजट के लिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये वर्ड मेंशन है आर्टिकल 112 के तहत, ठीक है। इसी 112 के तहत जो है यूनियन बजट ऑफ इंडिया जो है वो पेश होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम समझते हैं, और इसके बारे में पहले समझते हैं मनी बिल के बारे में कि ये इसका कैसे कैसे। मैंने बताया कि सबसे पहले मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, लेकिन वो सबसे पहले प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद ही होता है। पहले अप्रूवल लिया जाता है प्रेसिडेंट से, क्योंकि सेंसिटिव मैटर होता है। इस पे पैसे के बारे में बताया जाता है कि कितना गवर्नमेंट जो है वो कहाँ से एक्सपेंडिचर कितना करेगी, कितना रिसिप्ट करेगी, तो इस टाइप से जो है चीज़ें रहती है। तो इसलिए जो है प्रेसिडेंट का सबसे पहले रिकमेंडेशन होता है, ठीक है। जब प्रेसिडेंट अप्रूवल दे दिए उसके बाद जाता है लोकसभा के बाद अगर यहाँ पे पास हो गया, देन ये राज्यसभा में जाता है, पास बाय लोकसभा आफ्टर डिबेट एंड वोटिंग। देन ये जाता है राज्यसभा में, राज्यसभा से फिर इसको 14 दिन के अंदर रिटर्न करना पड़ेगा। अगर अब आप पूछेंगे सर ये 14 दिन के अंदर रिटर्न नहीं किया तो ये डीम्ड पास माना जाएगा, मतलब कि बिल पास्ड है, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछे जाते हैं कि कौन से मतलब लोकसभा में पेश होता है, राज्यसभा में पेश होता है। तो अंडर आर्टिकल 109 मनी बिल इज
प्रेजेंटेड इन फर्स्ट इन लोकसभा। ओके, देन हम आते हैं ये, हाँ लोकसभा ने राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने 14 दिन के अंदर इसको जो है, जो भी इसको रिकमेंडेशन देना है दे दिया। अब मतलब ये पॉइंट बस बता देता है कि हाँ भाई ये पॉइंट आप देख लेना, लोकसभा को, राज्यसभा बता देता है लोकसभा को कि बस ये पॉइंट देख लेना, अगर आपको ठीक लगे तो ठीक है, और नहीं भी ठीक लगे तो भी ठीक है। इसका मतलब क्या है, लोकसभा जो है एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है इसके रिकमेंडेशन को, ठीक है। तो इस पर कर लेते हैं, हाँ लोकसभा को ठीक है, लोकसभा जो है एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। देन ये फिर तो अब पूछा जाएगा कि सर मतलब फाइनल डिसीजन किसका होगा, तो फाइनल डिसीजन लोकसभा का ही होगा। देन ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तो फिर ये क्या हो जाएगा, और प्रेसिडेंट के पास ये एसेंट मैंडेटरीली है, ये मैंडेटरी है कि इसको एसेंट देना ही देना है। देन ये लॉ बन जाता है। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर अगर कोई राज्यसभा जो है अगर कुछ ऑब्जेक्शन ला दिया तो क्या कुछ इसमें एक्सेप्ट कर सकता है, तो आंसर है बिल्कुल नहीं। मतलब लोकसभा के पास ये पावर है कि उसको एक्सेप्ट कर भी सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर इस पर ज्वाइंट सीटिंग पॉसिबल है, तो ज्वाइंट सीटिंग इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ मनी बिल, ठीक है। तो और एक और, अब आप मुझे सेशन के मतलब ये बताना है कमेंट करके कि ज्वाइंट सीटिंग एक और कंडीशन में पॉसिबल नहीं होता है। एक तो हो गया आपका मनी बिल के कंडीशन में, ठीक है। दूसरा कंडीशन कौन सा है, दूसरा कंडीशन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इन दोनों कंडीशन में ज्वाइंट सीटिंग जो है पॉसिबल नहीं होता है। देन आता है राज्यसभा सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं, मैंने बता दिया। लोकसभा हैज फाइनल पावर, और स्पीकर डिसाइड्स मनी बिल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मनी बिल को डिसाइड कौन करता है, तो स्पीकर ही डिसाइड करता है, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन ऑप्शन में कि मनी बिल को कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट या स्पीकर, या ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे, या तीसरा कुछ भी, या फिर कुछ भी। तो अब इन दोनों में बताओ। तो ये जो होता है ये प्रेसिडेंट नहीं होता है, स्पीकर ही डिसाइड करता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, अब हम समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो अब हम समझते हैं, अब हम रेडी हैं कि हम समझ सकते हैं कि अब बजट क्या होता है। चलो, अब मैं यहाँ पे अब बता रहा हूँ आपको बजट के बारे में, जो कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 112 के तहत जिसको बोला गया है। तो बजट में जो है गवर्नमेंट जो है कहाँ से प्राप्ति करेगी और कहाँ पे कितने जो खर्चे करेगी, उसका लेखा जोखा आता है। और बजट जो एक वर्ड है, वर्ड आता है ये बोगेट वर्ड से आया है, ठीक है। तो 1 फरवरी को जो निर्मला सीतारमन जी मैम जो हैं वो उन्होंने जो बजट पेश किया है वो अंडर आर्टिकल 112 के तहत पेश किया। और ये जो आप देख सकते हैं ये एक बैग है रेड कलर का। तो जो बजट है ये बोगेट वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है ए सिंपल लेदर बैग, ठीक है। तो ये एक अब ध्यान रखना। और इसी बैग के अंदर मतलब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और फिर जाके इसको लोकसभा में पेश कर दिया गया। तो बजट में अब हम दो दो इसमें चीज़ें आती है। एक तो आता है हमारा रिसिप्ट्स, और एक आता है हमारा एक्सपेंडिचर। इसको हम बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि जो गवर्नमेंट कहाँ का रिसिप्ट करने ये कहाँ से पैसा कमाने वाली है, ये होता है प्राप्ति और ये होता है खर्चे। ये आता है हमारा दो तरह का रिसिप्ट होता है, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होता है हमारा कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट ऐसी तरह से इसी के जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे एक हो जाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब जो है ये हमारा, अब हम समझते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट में कौन कौन सा आता है। तो इसमें एक आता है टैक्स रेवेन्यू, मतलब टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, और एक आता है नॉन टैक्स वाले। नॉन टैक्स, टैक्स में कौन कौन सा आ जाएगा, टैक्स में आ जाएगा आपका जैसे जीएसटी हो गया, ठीक है। उसके बाद आ गया इनकम टैक्स, आ गया। देन आ जाएगा हमारा कस्टम ड्यूटी, जो चीज़ें हैं ये, और इस पर ईटीसी कर लो। ये नॉन टैक्स में आ जाएगा आपका जैसे कि जो गवर्नमेंट फाइन लेती है, जैसे चालान कट जाता है तो फाइन हो गया, या फिर कोई डिविडेंड्स हो गया, तो और इसमें ईटीसी कर लो, ठीक है। उसके बाद कैपिटल रिसिप्ट में आ गया आपका कि मतलब ये यहाँ से पैसा, जैसे जीएसटी है, जीएसटी जो है सीजीएसटी एसजीएसटी आप पढ़े होंगे, तो जो भी गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करती है, हमारी इनकम टैक्स जो भी इनकम करते हैं उसके अलग अलग टैक्स स्लैब होते हैं, उसे जो टैक्स गवर्नमेंट लेती है, कस्टम ड्यूटी लेती है, तो इन सब से जो प्राप्ति होती है ये आ जाएगा टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट जो फाइन से जैसे कि चालान कट जाता है, इन सब चीज़ों का। अब आता है हमारा कैपिटल रिसिप्ट में जो है गवर्नमेंट जो है लोन भी लेती है, अगर खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है तो, जैसे ये लोन्स टेकन बाय गवर्नमेंट, तो लोन हो गया, या फिर
गवर्नमेंट कई बार डिसइन्वेस्टमेंट करता है, डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट करता है। डिसइन्वेस्टमेंट का आता है जैसे कि जो सेलिंग गवर्नमेंट टैक्स इन पीएसयूज, जो सॉरी गवर्नमेंट स्टेक इन पीएसयूज, जो गवर्नमेंट का स्टेक होता है वो अगर पीएसयू वाला जो सेल कर दिया तो उसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो डे टू डे एक्सपेंडिचर जो बार बार होते रहते हैं, जैसे कि सैलरी हो गया या फिर कोई सब्सिडी दे देती है गवर्नमेंट, वो। और ऐसी इसी तरह से आता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी बड़ा बड़ा एक्सपेंडिचर, जैसे कि रोड पे, रेलवे पे, या कोई डिफेंस इक्विपमेंट परचेज किया गया है, इस पे होने वाले जो खर्चे हैं वो हो गए। तो ये हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो आप उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि बजट में, बजट जो कि, अच्छा आप एक सवाल और बताइए, ठीक है। बजट, तो बजट सर ये फाइनेंस मिनिस्टर, जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हैं, वो मैम डायरेक्ट कहीं से खुद के मन से ले आए क्या बजट? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बजट जो है बहुत प्रिपेयर किया जाता है, बहुत ही अच्छे से उसको समझ के जो अधिकारी लोग हैं वो प्रिपेयर करते हैं। तो कौन सा डिपार्टमेंट इसको प्रिपेयर करेगा? चलो ये तो हम समझ गए कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है इसको प्रिपेयर करती है। फाइनेंस प्रिपेयर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। अगर डिपार्टमेंट पूछेगा तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है ये प्रिपेयर करता है फाइनली। तो आप फाइनेंस सेक्रेटरी के बारे में आप देख लेना, फैक्ट्स जो है फाइनेंस सेक्रेटरी के बारे में देख लेना, ये कौन है भी। जो CHSL या CGL के जो बच्चे हैं, इनमें एग्जाम जो है पूछे जाते हैं, एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस। फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, तो ये सब आप पढ़ लेना, अब ये फैक्ट आप देख लेना। बाकी उम्मीद है आप ये सारा चीज़ समझ गए होंगे। तो अगर, हाँ, तो बजट में क्या था कि रिसिप्ट एक्सपेंडिचर के बारे में मेंशन्ड है, आर्टिकल 112 के तहत है। और रिसिप्ट जो है बजट वर्ड कहीं नहीं है, हर जगह कहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। उसके बाद रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर में आता है, तो रिसिप्ट में रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट है। एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर था। इसी बाकी ये सब चीज़ें उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब जब बजट आप लेने बैठेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे मैंने स्लाइड में लगा रखा है कि जब आप बजट पढ़ेंगे, ये हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट से निकाला हुआ है। तो ये जो है इस बजट में बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। ये तो मैंने बता दिया आपको कि रेवेन्यू रिसिप्ट में जो है टैक्स और नॉन टैक्स वाले, जैसे कि आपको बताया था। कैपिटल रिसिप्ट बता दिया था, ठीक है, जो कि लोन वगैरह होता है वो। फिर टोटल रिसिप्ट, यानी टोटल रिसिप्ट इन दोनों को जब सम करेंगे तो ये आपका टोटल आ जाएगा। जैसे ये देख लो, 5 हो गया, 6 5 11 एक 1 2 1 3, तो ये लगभग 53 लाख करोड़ का इस बार बजट जो है ये पेश हुआ है। ये है टोटल जो बजट। तो एक्सपेंडिचर भी वही है, 53 लाख करोड़ का। तो क्या मतलब गवर्नमेंट कहीं से लोन नहीं ली है क्या? तो बिल्कुल लोन ली है, वो मैं बताऊंगा लोन उनके बारे में अभी आगे थोड़ा सा सेशन में। तो अच्छा, तो ये बताओ कि सर ये जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? अब ये तो मैंने बताया ही नहीं। तो चलो अब हम इसके बारे में समझते हैं, ताकि जब भी आप बजट पढ़ो तो इसी आसान हो जाए। और एग्जाम का सबसे फेवरेट टॉपिक ये होता है हमारा डेफिसिट। डेफिसिट, तो सबसे पहले डेफिसिट में पढ़ते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को दोबारा भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट में आता है सबसे पहले हमारा कि जो ये एक्चुअली डिफरेंस है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? जो सैलरी वगैरह हम दे रहे थे, सैलरी में, सब्सिडीज़ में, इंटरेस्ट पेमेंट में, मान लीजिए कोई लोन ले लिया उसको इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं उसमें। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। जो रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ से आ रहा था? जैसे कि टैक्स, नॉन टैक्स वाले, ठीक है, जैसे GST हो गया, इनकम टैक्स हो गया, इन दोनों का डिफरेंस को हम बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। उसके बाद आता है फिजिकल डेफिसिट। ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट में क्या हम होता है, तो ये बताओ। तो फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ठीक है। तो ये टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट हो गया एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो बोरोइंग्स क्या है? अब समझो, देखो, मान लिया कि सरकार को 100 रुपये खर्च करने हैं, ठीक है। तो ये मान लिया कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को 100 रुपये टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो मान लिया कि 100 रुपये है।
तो पैसा मान लीजिए कि कमा रहा है, इसको जो जो रिसिप्ट हो रहा है, टोटल रिसिप्ट हो रहा है, मतलब कि जो भी चीज़ें हैं टैक्स से नॉन टैक्स से सारा मिला के, या कैपिटल ये से हाँ, मतलब टोटल रिसिप्ट जो हो रहा है विदाउट बोरोइंग्स। बोरोइंग्स मतलब जो गवर्नमेंट कुछ लोन भी लेती है, लोन। तो मान लीजिए कि जो विदाउट लोन जो हमारा रिसिप्ट हो रहा है वो 70 रुपये हो रहा है, और 30 रुपये मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने लोन लिया था वर्ल्ड बैंक से या कहीं से भी, तो लोन लिया था, तो ये टोटल 100 रुपये खर्चा भी कर सकता है। तो जो 30 रुपये लोन लिया है, ये यही इंपॉर्टेंट है, तो ये बोरोइंग में आ जाएगा। तो हमारा फिजिकल डिफिसिट कितना हो जाएगा? फिजिकल डिफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर कितना था? 100 रुपये, माइनस टोटल रिसिप्ट कितना था विदाउट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, तो 70 रुपये, तो आया कितना? 30 रुपये। तो इसका मतलब ये फिजिकल डिफिसिट क्या बताता है? अगर हम ये देखें कि फिजिकल डिफिसिट क्या बताता है, तो फिजिकल डिफिसिट बताता है कि लोन कितना लिया गया है, यानी कि बोरोइंग्स कितना है, वही बताता है। जैसे इस केस में बोरोइंग कितना है? 30 रुपये है। अब जब बोरो करेंगे तो इस पर क्या करेंगे? इंटरेस्ट भी पे करेंगे। तो सपोज कुछ नहीं तो मान लिया कि जो भी 10% मान लिया कि इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो 30 का 10% कितना हो गया? 3 रुपये। ठीक है, तो जब 3 रुपये इसका इंटरेस्ट हो गया, तो अब अगले साल जब आएगा तो उसमें हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा खर्चे में। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट। ये आप ध्यान रखना कि 3 रुपये जो है वो इंटरेस्ट आया है। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है, वो आता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट, ये सब आप लिख लेना। ये इसका फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट, तो फिजिकल डिपॉजिट हमारा कितने रुपए का था? तो 30 रुपये का था। इंटरेस्ट पेमेंट कितने रुपए करना है? तो 3 रुपये करना है। तो कितना है टोटल? 27 रुपये। तो अब ये अगर ये देखो, अब सपोज ये 3 रुपये इस खर्चे में, यानी कि जो 100 रुपये का खर्चा था, अगर इसमें 3 रुपये का इंटरेस्ट पेमेंट करना था, तो अब अगर 3 रुपये इंटरेस्ट पेमेंट करने थे हमें, तो हाँ, तो 30 - 3 यानी कि 27 रुपये हो गए। इसका मतलब प्राइमरी डेफिसिट जो है 27 रुपये हो गए। इसका मतलब जो है कि गवर्नमेंट जो है 27 रुपये ही एक्चुअल उस पे न्यू एक्सपेंसेज या इन्वेस्टमेंट पे खर्च कर सकता है। तो ये प्राइमरी डेफिसिट क्या बताता है एक्चुअली? ये बताता है कि गवर्नमेंट मतलब क्वालिटेटिव कितना पैसा है जो गवर्नमेंट जो है, यानी कि जो बोरोइंग्स का कितना रुपया है। यानी बोरो मैंने 30 रुपये किया था, तो 30 रुपये का 27 रुपये ही जो है वही एक्चुअल में वो कर सकते हैं हम। एक्चुअल में हम उस पे क्या बोलते हैं, जो न्यू एक्सपेंसेस पे या इन्वेस्टमेंट जो करेंगे उस पे जो हम खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन हमारा होता है, यही प्राइमरी डेफिसिट है। यही तो एक्चुअल के बारे में बताता है कि कितना पैसा जो है गवर्नमेंट हमारे उत्थान के लिए खर्चा करेगा। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है वो आप ये देख लो। हाँ चलो, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट से निकाला हुआ है मैंने। ये देख सकते हो आपकी इस बार का जो बजट है, अब ये जो 2026-27 का जो बजट है, उस बजट में अब आप आसानी से समझ जाओगे, लेकिन इसको समझने से पहले आप पहले इस टेबल को समझ लो। अब यहाँ से आप देख लो रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में बता दिया था। इफेक्टिव इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये क्या होता है? ये होता है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, यानी यहाँ पे जो मैंने बताया था ना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, सॉरी यहाँ पे आ जाओ ऊपर थोड़ा सा, यहाँ ये देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में, जो रोड, रेलवे, डिफेंस इक्विपमेंट, ये सब खरीदने में जो डिफेंस इक्विपमेंट इन सब में जो खर्चा किया जाता है। अब सपोज रोड का एग्जांपल ले लो, तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है कि जो पैसा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि जो रोड बनाने में लग रहा है, प्लस कैपिटल ग्रांट्स टू स्टेट्स, यानी स्टेट्स को भी कुछ पैसा अगर गवर्नमेंट देती है ना, कि चलो अभी मतलब 2 लाख करोड़ रुपए दे दिए कि चलो भाई स्टेट जो अपना खर्चा कर ले, अपना रोड बनवा ले, प्लस जो सेंट्रल के थ्रू जो रोड बन रहा है वो मान लीजिए कि 30 लाख करोड़ रुपए है, तो 30 और 2 32, यानी कि 32 लाख करोड़ रुपए जो है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। अच्छा, फिजिकल डेफिसिट मैंने बता दिया आपको कि क्या होता है, तो उसके अब उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। जब ये देखो फिजिकल डेफिसिट को यहाँ अगर हम समझें, तो फिजिकल डेफिसिट मैंने बताया था आपको कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट। अगर आप अब यहाँ देखो, टोटल एक्सपेंडिचर ये है, और टोटल रिसिप्ट क्या है? ये है। तो और इसमें वो चीज़ नहीं हो रहा ना कि कितना लोन ले रहे हैं, तो अगर लोन माइनस करोगे तो आपका ये फिजिकल डेफिसिट वही आ जाएगा, ये जो इस बार का ये फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी डेफिसिट लोन माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये भी आपको बता दिया, ये हो जाएगा। तो टोटल इफेक्टिव यानी कि जो गवर्नमेंट जो लोन ली, ये लगभग 16,95,768 इतना करोड़ रुपए लोन ली, लगभग 17 लाख करोड़ ही मान लो। ठीक है, 1,600,000 लाख, इसका मतलब 3 लाख करोड़ जो है वो जो है एक्चुअल जो है वो हमारे उत्थान के लिए, यानी कि हमारे डेवलपमेंट के लिए खर्चा किया जाएगा। तो कितने का डिफरेंस होगा? 17 लाख का लगभग ये है, 3 के आसपास ये है, यानी कि 14 लाख करोड़ जो है, ये तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है भाई, इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो, यानी कि 3 लाख करोड़ जो है वही हमारा एक्चुअल डेवलपमेंट पे जो है खर्चा होगा, उसको यूज किया जाएगा। तो अभी हम अब इस पे आ जाओ।
अब ये जो है ये हम देख सकते हैं कि रुपीज़ ये बता रहा है आपका, ये देखो, हाँ, ये रुपीज़ कम्स फ्रॉम यानी कि रिसिप्ट्स के बारे में बता रहा है। तो कॉर्पोरेशन टैक्स से दिखा रहा है कि 18% जो रिसिप्ट होगा, बोरोइंग्स एंड लायबिलिटी से 24%, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट से 2%, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो कि वही फाइन्स वगैरह जो बताया था उससे 10%, जीएसटी से 15%, ये एक्साइज ड्यूटी जो बताया था उससे 6%, कस्टम से 4%, इनकम टैक्स से 21%। तो सबसे जो बड़ा परसेंटेज है बोरोइंग्स एंड लायबिलिटीज़ का है, यानी कि वही जो बोरोइंग्स मैंने बताया था, जो गवर्नमेंट जो है वो जो उधार लेती है उससे। तो उसके बाद सेकंड नंबर पे कॉर्पोरेशन, सेकंड नंबर पे कौन सा है, आई थिंक कॉर्पोरेशन, इनकम टैक्स है, जो सबसे ज़्यादा हमारा इनकम टैक्स है सेकंड नंबर पे, जो पैसा रिसिप्ट होगा इस बार वो ये है। और रुपीज़ गोज टू, ये एक्सपेंडिचर के बारे में बता रहे हैं। तो एक्सपेंडिचर के बारे में बता रहा है, तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कहाँ पे हो रहा है खर्चा, सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस में, देन हो रहा है इंटरेस्ट पेमेंट में 20%, वो मैंने बताया था कि इंटरेस्ट पेमेंट में 20% खर्चा हो रहा है। तो उसके बाद डिफेंस पे 11% हो रहा है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम पे 17% हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब आप ये देख सकते हो कि जो इंटरेस्ट पे यानी कि जो ये है, आप ये यहाँ देखो, ये बोरोइंग्स हम 24% कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए 100 रुपये की बात करें तो अगर 24 रुपये हम बोरो कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट में हम कितने रुपये खर्चा कर रहे हैं, आप ये देखो, इंटरेस्ट पेमेंट में खर्चा कर रहे हैं 20 रुपये, यानी कि यहाँ पे आप देख लो 24 रुपये तो आ रहा था और 20 रुपये खर्चा ही कर रहे हैं, तो 4 रुपये तो हम एक्चुअल जो है वो यूज कर रहे हैं डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर में, जो भी एक्सपेंडिचर करे, कैपिटल एक्सपेंडिचर करे या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करे उसमें। तो ये हमारा ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना। तो ये एक अच्छा साइन है नहीं गवर्नमेंट का, सिर्फ 4 रुपये यूज हो रहे हैं, तो आप उस तरीके से आप समझ लेना। तो इसीलिए आपको ये जो प्राइमरी डेफिसिट है ये वैल्यू आप दिखा रहा था, जो मैंने बताया था आपको, 2,91,796 करोड़। तो उम्मीद है मैंने आपको टोटल जो चीज़ें हैं लिंक करके, यानी कि जो करंट जो बजट है उसको स्टैटिक से लिंक करके काफ़ी चीज़ें बताई हैं, और आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गया होगा, और इसको जो है आप नोट्स में ज़रूर अपने नोट्स बना लें इसका, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी हैं। जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं लोग, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, सीएचएसएल हो, तो इन सब के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना अपने अकॉर्डिंग, यानी कि जो चीज़ें जैसे कि सीएचएसएल में क्या पूछ देते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, आर्टिकल्स के बारे में पूछ देंगे कि अंडर विच आर्टिकल मनी बिल इज़ प्रेजेंटेड इन लोकसभा। तो आर्टिकल जो है वो 109 के तहत, आर्टिकल डेफिनेशन ऑफ मनी बिल 110 में बताया गया है, 112 के तहत एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट को बोला गया है। अच्छा, तो मैंने मनी बिल के बारे में बताया क्यों था? हाँ, ये तो मैंने बताया ही नहीं, ठीक है, एक चीज़ और रह गया। तो ये जो है बजट जो एक काइंड ऑफ मनी बिल ही है, यानी कि इसका जो सारा का सारा प्रोसेस होता है, यानी कि बजट पेश कहाँ होगा से लेके इसका मेथड क्या होगा, इस पे साइन प्रेसिडेंट का अप्रूवल के बाद इसको हम लोकसभा में पेश करेंगे, देन ये राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में 14 दिन के भीतर जो है इसको वापस करना होता है, इस पे जॉइंट सीटिंग नहीं हो सकता है। ये जो भी चीज़ें मैंने बताया सब आप बिल्कुल ध्यान से रखना, और आने वाले एग्ज़ाम्स की मतलब अच्छे से तैयारी करो, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and all the best.